भूगोल की इस आनंददायी कक्षा में आपका हम फिर से स्वागत करते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्थल रूपों का विकास के बारे में आपके साथ चर्चा की और हमने आपको बतलाया कि हमारी पृथ्वी की जो सतह है वो भी गतिशील होती है और पृथ्वी की सतह जब गतिशील होती है तो उसके कारणों की भी हमने आपके साथ चर्चा की थी और दो प्रकार के बलों की हमने चर्चा की, एक अंतर्जनित बल और एक बाह्यजनित बल। और इन दोनों बलों के प्रभाव के कारण पृथ्वी पर जो स्वरूप होते हैं, पृथ्वी का जो स्वरूप होता है वो बराबर बदलता रहता है और किस प्रकार कितना और कैसे बदलता है इसके बारे में जो चर्चा है वो हम लोग आज की कक्षा में शुरू करने वाले हैं। आइए आज सबसे पहले हम लोग ज्वालामुखी के बारे में आपके साथ कुछ बातें करते हैं। तो ज्वालामुखी सुनते के साथ आपके मन में कुछ तो हलचल जरूर हुई होगी। आपने तो ज्वालामुखी के बारे में सुना ही होगा और सुना होगा टीवी में, समाचारों में, मोबाइल में आप लोगों ने ज्वालामुखी का चित्र भी जरूर देखा होगा। तो आपके दिमाग में एक चित्र ज्वालामुखी का बनता होगा और मुझको लगता है कि आपके मन में ज्वालामुखी शब्द सुन करके भय का एक महसूस होता होगा आपके मन में, लेकिन ज्वालामुखी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्वालामुखी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वो हमारे पृथ्वी को रूप को बनाने में मदद करती है। कैसे करती है, आइए हम इसके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले हम जाने कि ज्वालामुखी होता है क्या। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक ज्वालामुखी का चित्र बनाया हुआ है। मैक्सिमम लोगों को या बच्चों को भी ज्वालामुखी कहने के साथ ही उनको अनुभव होता है कि ये एक बहुत बड़ा पर्वत है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम लोग ज्वालामुखी को पर्वत नहीं कहते हैं, बल्कि ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर एक छिद्र होता है, छोटा सा छिद्र होता है और उस छिद्र से, वो छिद्र जो है वो पृथ्वी के अंदर जो आपने पढ़ा मेंटल, जहां की चट्टान और पत्थर जो पिघली हुई अवस्था में रहते हैं, वहां से वो छिद्र पूरी नली के द्वारा जुड़ा होता है और जहां से ये पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा, जो गैस, जो राख होती है, वो इसी के थ्रू बाहर निकलती है। ठीक है, इसी को, इस छिद्र को हम लोग ज्वालामुखी कहते हैं। तो फिर आपके मन में सवाल आता होगा, तो फिर ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं। तो आइए हम उसको समझते हैं और ये भी समझते हैं कि ज्वालामुखी के अंदर होता क्या क्या है। तो सबसे पहले ज्वालामुखी का एक छिद्र होता है जो कि पृथ्वी के अंदर मेंटल से, जहां मैग्मा होता है, जिसको हम लोग मैग्मा प्रकोष्ठ कहते हैं, ये मैग्मा का प्रकोष्ठ है, जहां मैग्मा पिघली अवस्था में, चट्टान पिघली अवस्था में रहते हैं और वो बहता रहता है और ये मैग्मा प्रकोष्ठ ये छिद्र से जुड़ा होता है। ज्वालामुखी के इस छिद्र को, ज्वालामुखी के इस मुंह को हम लोग क्रेटर कहते हैं। ये क्रेटर है आपका, जहां से पृथ्वी के अंदर का मैग्मा हमेशा बाहर निकलता रहता है और इससे गैस और राख भी निकलती है। इसके अलावा जो मैग्मा निकलता है वो लगातार दोनों तरफ, छिद्र के दोनों तरफ बहता हुआ जमा होता है और धीरे धीरे ये जमा होता है तो ये ठोस अवस्था में बदल करके चट्टान में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार यह प्रक्रिया बहुत सालों तक चलती है और बहुत सालों तक चलते चलते यह एक पर्वत का रूप ले लेता है। इसे हम लोग ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ज्वालामुखी और ज्वालामुखी पर्वत दो अलग अलग चीजें हैं। ज्वालामुखी एक छिद्र है, जबकि उस छिद्र से निकले हुए मैग्मा से जिस पर्वत का निर्माण होता है उस पर्वत को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। हमने एक शब्द यहाँ पर लिखा है लावा। तो ये लावा क्या होता है? चट्टान जब पिघली हुई अवस्था में धरती के अंदर रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं मैग्मा और यह जब निकल करके पृथ्वी के बाहर आ जाता है, सतह पर आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं लावा। तो ये लावा पिघल करके, पिघला हुआ लावा जमा होता जाता है और इससे भी कई तरह की आकृतियां बनती है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब हम लोग समझे कि ज्वालामुखी होते कितने प्रकार के हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक है सक्रिय, दूसरा है प्रसुप्त और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी किसको कहते हैं? ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुंह से, जिनके छिद्र से, जिनके क्रेटर से बराबर
लावा, मैग्मा, धुआं, गैस, राख, बोल्डर, पत्थर निकलते ही रहते हैं। ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ये कभी बंद नहीं होते हैं। ऐसे ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं और ऐसे ज्वालामुखी जो है वो प्रशांत महासागर के किनारे पर सैकड़ों की संख्या में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित जो स्थल है प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं और ये एक रिंग का आकार का बनता है प्रशांत महासागर में, जिसको हम लोग बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। अगर हम लोग ऊपर से माने अंतरिक्ष से इसको देखेंगे तो हमको लगेगा कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ एक जलती हुई रोशनी सी हमको दिखाई देती है, जिसका नाम है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर। और ये चूंकि सक्रिय ज्वालामुखी है और इनसे बराबर निकलता रहता है लावा, मैग्मा, तो ये हमारे लिए, मनुष्यों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है, क्योंकि हम पहले से सावधान रहते हैं, सचेत रहते हैं। इसलिए इन सक्रिय ज्वालामुखी के आसपास न तो कोई बस्तियां बसती है, न मनुष्य रहते हैं। इसलिए इनसे बहुत ज्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। दूसरे तरह का जो ज्वालामुखी है उसको हम लोग बोलते हैं प्रसुप्त। प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब सोया हुआ ज्वालामुखी। सोया हुआ ज्वालामुखी का मतलब ऐसे ज्वालामुखी जो पिछले कई सालों से, 50-100 सालों से या 200 सालों से सोए हुए हैं और हमको लगता है कि ये ज्वालामुखी अब कभी फूटेंगे नहीं, लेकिन अचानक से उनमें विस्फोट हो जाता है और इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम लोग बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। इस तरह के ज्वालामुखी काफी हानिकारक होते हैं। मान लीजिए कि पिछले 200 सालों से कोई ज्वालामुखी फटा ही नहीं, तो उसके आसपास मनुष्य बसने लगते हैं, शहर और गांव बसने लगते हैं और फिर अचानक से एक दिन उसमें विस्फोट होता है और उसे लावा और मैग्मा बाहर आ जाता है, जिसके कारण से काफी धन और जन की हानि होती है। तो इस प्रकार से प्रसुप्त ज्वालामुखी जो होते हैं ये हमारे लिए काफी खतरनाक होते हैं। एक इटली में विसुवियस नाम का ज्वालामुखी है जो इसी प्रकार का ज्वालामुखी है। एक क्रेकाटोआ नाम का भी ज्वालामुखी है, वो भी इसी प्रकार का ज्वालामुखी है। तीसरे तरह का जो ज्वालामुखी है वो है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी का मतलब या मृत ज्वालामुखी, जो मरे पड़े हैं, जो लगभग शांत हो गए हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा मान लिया है कि उसके अंदर का जो मैग्मा और जो लावा, जो गैस है, वो बिल्कुल समाप्त हो चुका है और पिछले कई हजार सालों से वो फूटे ही नहीं है, तो उनसे हमको डरने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे ज्वालामुखियों को हम लोग शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। अफ्रीका का किलिमंजारो नाम का ज्वालामुखी एक ऐसा ही ज्वालामुखी है। अब आइए हम जानते हैं कि इस ज्वालामुखी से स्थल रूपों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है या पृथ्वी पर कौन कौन से स्थल रूपों का विकास होता है। तो सबसे पहले, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बतलाया, ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी के छिद्र से जो लावा निकलता है, वो लावा इस छिद्र के दोनों तरफ इस तरह से जमा होता जाता है, ठंडा हो जाता है, एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, और इस प्रकार शंकु के आकार का एक पर्वत बनता है, जिस पर्वत को हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है। इसके बाद है लावा का पठार। कभी कभी क्या होता है कि ये जो ज्वालामुखी से जो लावा होता है वो विस्फोट के साथ नहीं निकलता, वो बहुत धीरे धीरे दरार से निकलता है और ये लावा बहुत बड़े क्षेत्र में सीधा फैलता चला जाता है और कालांतर में समय के अनुसार वो जम करके ठोस चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है और एक पठार का रूप ले लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं लावा का पठार। भारत का दक्कन का पठार इसी प्रकार का लावा का पठार है। इसके बाद है गर्म झरने। ज्वालामुखी जहां पर होते हैं उस क्षेत्रों में अंदर का पानी, पृथ्वी के अंदर जो पानी है, वो कभी कभी गर्म पानी के रूप में, गर्म पानी के झरने के रूप में बाहर निकल जाता है। इस प्रकार गर्म झरनों का विकास होता है। इसी प्रकार एक कॉल्डेरा भी हम लोग कहते हैं, जब ज्वालामुखी का छिद्र फटते फटते उसमें से लावा निकलते निकलते काफी बड़ा रूप ले लेता है और वहां पर किसी झील का भी निर्माण हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉल्डेरा। तो इस प्रकार ज्वालामुखी से
इन प्रमुख स्थल रूपों का विकास होता है। और ये ज्वालामुखी जो होते हैं वो हमारे पृथ्वी को एक निश्चित आकृति देने में, जो आकृति हम लोग देख रहे हैं उन आकृतियों को देने में हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में हम लोगों ने यह जाना कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार हैं और ज्वालामुखी से कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। अगली कक्षा में हम लोग फिर से एक नई चीज, एक नई जानकारी के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। मेरी आप लोगों से यह विनती है कि आप इस वीडियो को देखते हुए अपनी कक्षा की पाठ्य पुस्तक को भी जरूर निकालें और उसको भी पढ़ते हुए इस वीडियो को देखें, तो आपको और ज्यादा आनंद आएगा। धन्यवाद।